बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इजाज़त और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बनें। आज की वीडियो आंगलू पांगलू सीरीज की 5वीं वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंगलू पांगलू ने पाकिस्तान में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। क्या उनकी शादी पाकिस्तान की मलिका से हो पाई या फिर वो किसी और शहजादी के पीछे निकल खड़े हुए। उनके साथ क्या वाक़यात पेश आए, क्या आंगलू पांगलू कामयाब हो गए या उनके साथ क्या पेश है, वो आप इस कहानी में सुनेंगे। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आंगलू पांगलू घोड़ा मछली की पुश्त पर बैठे तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। घोड़ा मछली की पुश्त पर आगे आंगलू बैठा था और पीछे बांगलू। बांगलू ने मछली की तमाम कमर रोक रखी थी और आंगलू बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था। उसने गिरने से बचने के लिए बांगलू की गर्दन में बाहें डाल रखी थी। अभी तक पाकिस्तान नहीं आया था। ये समंदर न जाने कब खत्म होगा। जरा घोड़े को एड़ लगाओ, ये बहुत सुस्त घोड़ा है, आंगलू ने बांगलू से मुखातिब होकर कहा। और बांगलू ने आंगलू के कहने से दोनों एड़ियां मछली को मारनी चाहिए, मगर उसकी टांगे पानी में लहरा कर रह गए और उससे ये नुकसान जरूर हुआ कि बांगलू का जाविया दुरुस्त न रहा। और फिर बांगलू ने मछली की पुश्त पर जमे रहने की बेहद कोशिश की, मगर मछली की रफ्तार बेहद तेज थी। इसलिए जैसे ही बांगलू ने ठीक होने की कोशिश की, उसका जोर बाईं तरफ हो गया और दूसरे लम्हे वो पहलू के बाद पानी में गिरता चला गया। आंगलू चौके उसकी गर्दन से चिमटा हुआ था, इसलिए वो भी उसके साथ ही पानी में गिर पड़ा। अरे अरे मार डाला मोटे, बांगलू, मैंने तुम्हें घोड़े को एड़ मारने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि तू पानी में डुबकियां खानी शुरू कर दे। आंगलू ने चीख चीख कर बांगलू को कोसना शुरू कर दिया। मैंने तो घोड़े को एड़ मारी थी, मगर ये घोड़ा ही छोटा था, मेरी एड़ लगी ही नहीं, अलबत्ता मुझे ही एड़ लग गई। बांगलू ने रो देने वाले लहजे में जवाब दिया। अभी वो एक दूसरे को कोसने में मसरूफ थे कि घोड़ा मछली वापस पलट आए। तुम दोनों को क्या हुआ? चलो जल्दी करो, मेरी कमर पर सवार हो जाओ, वरना मैं वापस चली जाऊंगी, घोड़ा मछली ने बड़े गुस्सीले लहजे में उन दोनों से कहा। और फिर आंगलू उछल कर आगे बैठ गया। बांगलू ने भी बड़ी मुश्किल से उस पर सवार हुआ और घोड़ा मछली एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। पाकिस्तान कितनी देर में आएगा? आंगलू ने मछली से मुखातिब होकर पूछा। वो अब बैठे बैठे थक गया था। बस अब करीब है, चंद घंटों का सफर बाकी रह गया है, मछली ने जवाब दिया। वहां किनारे पर परियां हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगी, बस हम जाते ही उन सब से शादी कर लेंगे। पीछे बैठे हुए बांगलू ने गुलफिशानी की। हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, तुम पाकिस्तान में जाओ तो सही, वहां परियां ही परियां होंगी, जितनी शादियां मर्जी आए कर लेना, मछली ने हंसते हुए जवाब दिया। और उन दोनों का दिल खुशी से बिल्लियों उछलने लगा। मैं तो परियों की मलिका से शादी करूंगा, बाकी परियां खुद ब खुद उसकी जहेज में मुझे मिल जाएंगी। आंगलू ने बांगलू से मुखातिब होकर कहा। परियों की मलिका तो बूढ़ी होगी, तुम बेशक उससे शादी कर लेना, मैं परियों की शहजादी से शादी करूंगा, वो जवान भी होगी और खूबसूरत भी, बांगलू ने जवाब दिया। और आंगलू दिल ही दिल में पछताने लगा कि उसने क्यों बूढ़ी का इंतखाब किया। इस तरह बातें करते करते उनकी नजरें दूर किनारे पर पड़ गई, जो तेजी से नजदीक आता जा रहा था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, बाग ही बाग थे, खूबसूरत जंगलात थे। वो देखो पाकिस्तान आ गया, मगर इस्तकबाल के लिए आने वाली परियां तो कहीं नजर नहीं आ रही। बांगलू ने कदरे अफसरदा लहजे में कहा। अभी सुबह का वक्त है, परियां सो रही होंगी या नमाज पढ़ने में मसरूफ होंगी, हम इंतजार कर लेंगे, आंगलू ने जवाब दिया। और उसकी बात बांगलू के दिल को भी लगी, इसलिए दूसरे लम्हे उसकी अफसरदगी भी दूर हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद घोड़ा मछली पाकिस्तान के किनारे से लग कर रुक गए। आंगलू बांगलू दोनों उछल कर किनारे पर चढ़ गए। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने वापस पहुंचना है, मछली ने वापसी की इजाज़त तलब करते हुए कहा। तो क्या तुम हमारी शादी में शिरकत नहीं करोगी? हम तुम्हें पाकिस्तानी घास खिलाएंगे, बांगलू ने मछली से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मेरे हिस्से की घास तुम खा लेना, घोड़ा मछली ने हंसते हुए कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ गई। आंगलू बांगलू उस वक्त तक उसे देखते रहे जब तक वो नजर आती रही। फिर वो दोनों एक तवील सांस लेकर मुड़े और दूसरे लम्हे उन दोनों का रंग जर्द पड़ गया। टांगें कांपने लगी क्योंकि सामने एक लंबा तरंगा जो उनकी तरफ चला आ रहा था। अरे कहीं इस नामुराद मछली ने हमें पाकिस्तान के बजाय जोस्तान तो नहीं पहुंचा दिया, आंगलू ने हकलाते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर खैर कोई बात नहीं है, इस जो को करीब आने दो। और उसने कोई शरारत करने की कोशिश की तो ऐसी मरम्मत करूंगा कि बाकी तमाम उम्र जख्मों पर हल्दी चूना थोपता रह जाएगा। बांगलू ने अपने मोटे ताजे जिस्म पर नजरें दौड़ाते हुए फख्रिया लहजे में कहा। मगर हो सकता है कि यहाँ पर हल्दी चूना ना मिलता हो, तो फिर जो बेचारा क्या करेगा?
आंगलू ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा। हाँ, यह बात तो वाकई सोचने की है। अच्छा ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। बांगलू ने उसे माफ करते हुए कहा। कौन हो तुम और यहाँ आने की तुमने कैसे जुर्रात की? जो ने उनके नजदीक पहुंचकर बड़े जोर से धाड़े मारते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि उन दोनों के कानों के पर्दे फटने लगे। अरे आस्ता बोलो, हम बेरे तो नहीं, हम आंगलू बांगलू हैं। पहले तुम बतलाओ कि ये परिस्तान है या ज्योस्तान है? आंगलू ने ज्यो को गुस्सीले लहजे में डांटते हुए कहा। यह परिस्तान है। क्यों, क्या बात है? ज्यो ने हैरान होकर जवाब दिया। वाह वाह, फिर तो मजा आ गया। हम यहाँ परियों की मलिका शहजादी और परिस्तान की बाकी तमाम परियों से शादी करने आए हैं। पहले ये बतलाओ कि परियां हमारे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आई? क्या अभी तक वो सुबह की नमाज से फारिग नहीं हुई? उन दोनों ने खुशी से उछलते हुए कहा। क्या तुम पागल हो? आखिर तुम हो कौन? जो उनकी बातें सुनकर और उनकी हरकतें देखकर हैरान हो रहा था। एक बार बतलाया तो है कि हम आंगलू बांगलू हैं, अब क्या इश्तहार छपवाएं? आंगलू ने बड़े गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। तुम जो कोई भी हो, बहरहाल आज मेरा नाश्ता अच्छा होगा। मैं भी सोच रहा था कि बड़ी मुद्दत हुई आदमजाद का गोश्त नहीं खाया। देव ने बड़े इत्मीनान से उनके सामने बैठते हुए कहा। नाश्ता? उन दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा। अरे कमाल है, हम तो भूल ही गए थे, हमने तो अभी तक नाश्ता नहीं किया। उन दोनों ने एक दूसरे से कहा और फिर आंगलू ने देव से मुखातिब होकर कहा, हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ फौरन, हमें भूख लगी है। बांगलू ने पेट पर हाथ मारते हुए कहा, पहले तो मैं नाश्ता करूंगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बैठे होने के बावजूद उनसे कम से कम 10 गुना बड़ा था। कमाल है, यहाँ मेहमानों की ऐसी इज्जत की जाती है कि वो भूखे बैठे रहें और मेज़बान पहले नाश्ता कर ले। दोनों ने नाराज होते हुए कहा, मेरे मेहमानों, आओ तो मैं तुम्हारी भूख मिटाऊं। देव ने अचानक अपने दोनों हाथ बढ़ाए और दूसरे लम्हे उसने एक हाथ में बांगलू और दूसरे हाथ में आंगलू को उठा लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बदतमीज? अरे मेरी पसलियां टूट जाएंगी। आंगलू ने चीख कर हाथ पैर मारते हुए कहा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, गुदगुदी हो रही है। अरे, बांगलू ने बेख्तियार इधर उधर शर्माते हुए कहा। उसके मोटे पेट में जो की उंगलियां गड़ी हुई थी और उसी वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी। ही, हाँ हाँ, आज नाश्ते का मजा आएगा, पहले मैं उस मोटे को खाऊंगा। जो ने बांगलू वाला हाथ अपने गारनमा मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो साथ ही साथ कहके भी मार रहा था। इससे पहले कि आंगलू बांगलू एहतजाज करते, अचानक करीब ही एक गरजदार आवाज सुनाई दी। मिशंग द्यो, ये क्या हो रहा है? क्या इस तरह सरहद की चौकीदारी होती है? मैं तुम्हारी शिकायत वजीर आजम से करता हूँ। जो के साथ साथ आंगलू बांगलू ने भी सर घुमाकर देखा तो करीब ही एक और हेबतनाक और तवील कामत द्यो खड़ा था। उसके सर पर बड़े बड़े खौफनाक सींग थे। आओ आओ जाम द्यो, मैंने 2 शिकार पकड़े हैं, बड़ा मजेदार नाश्ता होगा, एक तुम ले लो। पहले वाले द्यो ने हंसते हुए दूसरे को दावत दी। अरे ये तो आदमजात हैं, कहाँ से पकड़ लिए तुमने? आने वाला द्यो हैरत के मारे मिशिंग द्यो के करीब झुक गया। ये समंदर से निकले पागल मालूम होते हैं, कहते हैं कि हम परिस्तान की मालिका और शहजादी से शादी करने आए हैं। मिशिंग द्यो ने तंजिया कहका लगाते हुए कहा। अच्छा ये बात है, फिर तो वाकई ये दोनों पागल हैं। जाम द्यो ने बाकायदा आलती पालती मार कर बैठते हुए कहा। हाँ, इसलिए इन पागलों की सदा मैंने यह तजवीज़ की है कि उन्हें खा लिया जाए। मिशिंग द्यो ने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, लाओ इस मोटे को मुझे दे दो, मैं तुमसे बड़ा अफसर हूँ, इसलिए मोटे पर मेरा हक बनता है। जाम द्यो ने बांगलू की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे अरे, खुदा से डरो, तुम्हारा कोई दीन ईमान भी है? हम तुम्हारे मेहमान हैं और फिर परिस्तान की शहजादी और मलिका के होने वाले शोहर हैं, और तुम्हें हमें खाने की पड़ी हुई है। तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए। ससुराल वाले तो अपने दामादों की बड़ी इज्जत करते हैं। अरे कुछ तो गैरत खाओ। आंगलू पांगलू दोनों ने फरियाद भरे लहजे में उनकी गैरत जगाते हुए कहा। गैरत? वो कहाँ है? लाओ हम उसे भी खा जाएंगे। उन दोनों द्यो ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ हाँ, जैसे भूख तो सिर्फ तुम्हें ही लगी है, तुम ही सब कुछ खा जाओ। अरे बेशर्मो, कुछ तो हमारे लिए भी रखो। आंगलू ने बात बदलने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, गैरत तुम खा लेना, फिलहाल हमें तो पेट भरने दो। मिशिंग द्यो ने बड़े फराखदाना लहजे में कहा। अब तो आंगलू पांगलू दोनों के दम खुश्क हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि ये द्यो उन्हें खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। द्यो इतने ताकतवर थे कि वो उनसे लड़ भी नहीं सकते थे। चुनाचे और कोई चारा न देखते हुए वो मिन्नतों पर उतरा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें खुदा की कसम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, तुम्हें तुम्हारी बीवी की कसम, तुम्हें परिस्तान की कसम, हमें छोड़ दो। अरे अरे, तुमने तो कस्में खा खा कर पहले ही पेट भरना शुरू कर दिया, हम तो भूखे ही रह गए। जाम जो ने ची बची होते हुए कहा और फिर बांगलू की तरफ हाथ बढ़ाया। लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं जनाब, मैं इस मोटे आदमी को खुद खाऊंगा, इस पर मेरा हक है।
आप इस पतले वाले को खाएं। मिशिंग दियो ने बांगलू को एक तरफ हटाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं उसे ही खाऊंगा। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, इसलिए मेरा हक है। मैं इस पतले वाले को खाकर क्या करूंगा? इसमें है क्या, हड्डियों का ढेर? जामदेव ने गुस्से से कराते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं इस मोटे को खाऊंगा। मैंने ये शिकार पकड़ा है, इसलिए मैं ही उसे खाऊंगा। अव्वल तो मेरा हक ये था कि मैं इन दोनों को खाऊं, मगर मैं रजाकाराना तौर पर एक आदमी तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें इसलिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मिशिंग दियो ने जवाब दिया। यह बात है, तुम मेरे सामने ऐसी जुर्रात कर रहे हो? जानते नहीं कि मेरा नाम जामदेव है? जामदेव। खाने के मामले में लड़ना नहीं चाहिए। इसे अपनी चटनी बनना तो याद रह गया था, मगर उसे यह ख्याल नहीं रहा था कि अगर उनमें सुलह सफाई हो गई तो वो उन्हें फौरन खा जाएंगे। तुम चुप रहो, मिशिंग दियो ने उसको और जोर से भीजते हुए कहा, और आंगुरों की पसलियां कड़कड़ाने लगी। उसके मुंह से दर्द के मारे चीख निकल गई। तुम इस मोटे को मुझे देते हो या नहीं? जामदेव ने फैसला कुन लहजे में पूछा। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं ये पतले वाला भी नहीं दूंगा। मिशिंग दियो शायद चिढ़ गया था। ये बात है तो अब मैं ये दोनों खाऊंगा, जामदेव ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, और फिर पूरी कुवत से एक मुक्का मिशिंग दियो की कनपट्टी पर जड़ दी। मिशिंग दियो चंद कदम लड़खड़ाता चला गया। मुक्का लगने से इतने जोर की आवाज पैदा हुई कि आंगलू बांगलू दोनों ने अपने कानों में उंगलियां ठोस ली। जब मिशिंग दियो संभला तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने यकदम अपने दोनों हाथ खोलकर उन दोनों को नीचे गिरा दी, और फिर उछलकर पूरी कुवत से अपनी दोनों टांगें जामदेव के सीने पर दे मारी। आंगलू बांगलू जब नीचे जमीन पर गिरे तो चंद लम्हे वहीं पड़े रहे, क्योंकि उनके जिस्म सुन्न हो गए थे। अरे भाग चलो, अगर उनमें से एक भी कत्ल हो गया तो हम कहाँ पुलिस थाने में गवाहियां देते फिरेंगे? आंगलू ने बांगलू से मुखातिब होकर कहा, और बात बांगलू की समझ में भी आ गई। चुनाचे वो दोनों तेजी से उठे और फिर सामने पहाड़ की तरफ पूरी कुवत से भागने लगे। वो दोनों जो अपनी लड़ाई में मसरूफ थे, अब वो दोनों एक दूसरे से चिमटे हुए जमीन पर लूट पूट हो रहे थे। आंगलू बांगलू उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते भी रहे और भागते भी रहे, हत्ता कि वो दोनों जो उनकी नजरों से ओझल हो गए। रुक जाओ आंगलू, अब मैं और ज्यादा भाग नहीं सकता, मेरा पेट फट जाएगा, बांगलू ने बुरी तरह हाँफते हुए कहा। पेट फट जाएगा तो अच्छा होगा, कुछ तो पतले हो जाओगे, आंगलू ने तमदिया लहजे में कहा। मगर बांगलू इतना थक चुका था कि वो एक पत्थर पर बैठ गया। उसमें जवाब देने की भी ताकत नहीं रही थी। चुनाचे आंगलू को भी बैठना पड़ा। अभी उन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उन्हें पहाड़ी की दूसरी तरफ हंसने की आवाज आई। आवाज नसवानी थी और इतनी मुतरन्नम और सुरीली थी कि जैसे दूर कहीं मंदिर में घंटियां बज रही हों। आंगलू और बांगलू ये आवाज सुनते ही चौंक पड़े। जाहिर है नसवानी आवाज उनके कानों में पड़े और उनके कान न खड़े हों। अरे किसी औरत की आवाज है, हाय कितनी सुरीली है ये आवाज, बांगलू ने खड़े होते हुए कहा। उसे अपनी थकावट भी भूल गई थी। कोई बांसुरी नमा औरत होगी, इसलिए तो सुरीली आवाज है। आंगलू ने अपनी राय जाहिर की, मगर बांगलू इस दौरान आगे बढ़ चुका था। और फिर जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ा, उसने देखा कि पहाड़ी की ढलान पर एक खूबसूरत मकान मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द इंतहाई खूबसूरत बाग है और दो परियां जिनके सफेद रंग के खूबसूरत पर थे, बाग से फूल चुनने में मसरूफ थी और साथ ही साथ एक दूसरे से बातें भी करती जाती थी। इतने में आंगलू भी बांगलू के करीब पहुंच चुका था। वाह वाह, कितनी खूबसूरत परियां हैं। वाह जल शहजादी, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने हमें कितनी खूबसूरत बीवियां दिलाई हैं। आंगलू ने जल शहजादी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। चलो नीचे चलो, चलो नीचे चले और उनसे शादी कर लें। ये बेचारियां भी क्या याद करेंगी कि उन्हें कितने खूबसूरत और वजीहा शौहर मिले हैं। बांगलू ने फक्रिया नजरों से अपने मोटे पेट को देखते हुए आंगलू से कहा, और फिर वो दोनों तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। दोनों परियां अपने काम में मसरूफ थी। उन्होंने ना ही अब तक उन्हें देखा था और ना ही उनकी आवाज सुनी थी। नीचे उतरते वक्त आगे आगे आंगलू और उसके पीछे पीछे बांगलू था। बांगलू बेहद बोटा था, इसलिए उसे अपने आप को संभालने में बेहद मुश्किल पेश आ रही थी, मगर वो भी किसी न किसी तरह लुढ़कता चला जा रहा था। फिर अचानक बांगलू का पैर एक पत्थर से टकरा कर उचट गया। उसने संभलने की बेहद कोशिश की, पर उसके भारी भरकम जिस्म का जाविया एक बार बिगड़ गया तो अब भला कैसे संभलता था। चुनाचे दूसरे लम्हे वो सर के बल जमीन पर गिरा और किसी वजनी चट्टान की तरह नीचे लुढ़कने लगा। उससे आगे आंगलू मुंह फाड़े परियों को देखता उतरा चला जा रहा था। वो उस काम में इतना मस्त था कि उसे बांगलू के गिरने का धमाका भी सुनाई न दिया। और फिर लुढ़कता हुआ बांगलू पूरी कुवत से आंगलू के पैरों से टकराया और आंगलू का भी वही असर हुआ। वो भी पुश्त के बल जमीन पर गिरा और तेजी से नीचे लुढ़कता चला गया। उन दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे दो गेंदें लुढ़कती चली जा रही हों। अब उनके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। उनकी चीखें सुनकर दोनों परियां भी
ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے بڑی حیرت سے ان دونوں کو لڑکتا دیکھا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی نئی قسم کے جانور ہیں، دونوں پریوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت آنگلو پانگلو لڑکتے ہوئے ان کے مکان کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے ان دونوں نے پریوں کی بات سن لی تھی۔ چنانچہ بانگلو نے چیخ کر کہا، کم بختو، ہمیں روکو، ہم جانور نہیں، تمہارے ہونے والے شوہر ہیں۔ بانگلو کی بات بھی ان دونوں پریوں نے سن لی۔ شوہر؟ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اس وقت تک وہ دونوں لڑکتے ہوئے کافی دور جا چکے تھے۔ پھر بانگلو ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر رک گیا اور اس کے ساتھ ہی آنگلو بھی اس سے ٹکرا کر رک گیا۔ ان دونوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور جسم پر بے شمار خراشیں آ چکی تھی۔ چند لمحے تو وہ دونوں وہیں پڑے رہے، پھر بڑی مشکل سے کراہتے ہوئے اٹھے۔ بانگلو نے اپنی کمر پکڑی ہوئی تھی اور آنگلو اپنے تربوز نما سر کو تھامے ہوئے تھا۔ آنگلو کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، شاید اس کے سر کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں، اور بانگلو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں زخم ہی زخم ہو۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی وہ دونوں اپنی اپنی تکلیف میں غرق تھے کہ وہ دونوں پریاں اڑتی ہوئی ان کے قریب آ کر اتری۔ وہ دونوں بڑے غور سے ان عجیب الخلقت انسانوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید انہوں نے کبھی آدم ذات کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ ارے ہیں تو یہ ہمارے جیسے مگر عجیب و غریب، اور پھر ان کے پر بھی نہیں ہیں، ایک پری نے دوسری سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاید یہ دونوں آدم زاد ہو گئے، اسی لیے اتنے بیوقوف ہیں۔ میں نے بچپن میں آدم زادوں کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں۔ دوسری پری نے جواب دیا، ہمارا درد کے مارے برا حال ہو رہا ہے اور تم دونوں باتوں میں مصروف ہو۔ خدا سے ڈرو، اپنے شوہروں کی خدمت کرو۔ بانگلو نے پریوں سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ دودھ جلیبیوں کا انتظام کرو۔ آنگلو بھلا کب پیچھے رہنے والا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ہمارے شوہر کیوں ہونے لگے؟ ہمارے شوہر تو مشنگ جو اور جام جو ہے، اور انہوں نے تمہاری باتیں سن لی اور تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ ایک پری نے بڑے غصے بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں ہاں، مشنگ اور جام جو ہمارا قیمہ کیا بنائیں گے؟ ہم نے ان دونوں کو چٹنی بنا دی ہے، ہم نے ان دونوں کی چٹنی بنا دی ہے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پڑے اپنے اپنے زخم چاٹ رہے ہوں گے۔ آنگلو بانگلو دونوں نے مشنگ اور جام دیو کا نام سنتے ہی کہکا لگا کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دونوں پریاں ان کی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ ہاں ہاں، ہم سچ بول رہے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو، دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور دونوں پریاں یہ بات سنتے ہی فضا میں بلند ہو گئی اور پھر اڑتے اڑتے پہاڑی کی دوسری طرف چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ فی الحال ان کے مکان میں جا کر آرام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ دونوں جو آپس میں لڑ لڑ کر مر چکے ہوں گے، اس لیے یہ پریاں بہادری سے مرعوب ہو کر ہماری خدمت کریں گی۔ آنگلو نے تجویز پیش کی اور بانگلو نے تائید میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں بڑی احتیاط سے دوبارہ اوپر چڑھنے لگے۔ جلدی وہ مکان تک پہنچ گئے۔ مکان کے اندر ایک کمرے میں بہت بڑی بڑی اور خوبصورت مشیریاں بچھی پڑی ہوئی تھی۔ آنگلو بانگلو کچھ تو تھکے ہوئے تھے اور کچھ زخمی بھی تھے، اس لیے وہ جیسے ہی مشیریوں پر لیٹے انہیں نیند آ گئی، اور چند لمحوں بعد کمرہ بانگلو کے خوفناک کراٹوں سے گونجنے لگا۔ ادھر پریاں اڑتی ہوئی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہاں پر مشنگ اور جام دیو دونوں مرے پڑے ہیں۔ ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے اور ارد گرد کی زمین خون سے ڈوبی ہوئی تھی۔ پریوں نے جب انہیں مرے ہوئے دیکھا تو رونے پیٹنے لگی۔ یہ آدم ذات تو بہت خطرناک ہے، دیکھنے میں تو یہ بے ضرر معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے شوہروں کو مار مار کر ختم کر دیا ہے۔ ہمیں فوراً اس کی اطلاع بادشاہ سلامت کو پہنچانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی طرح پرستان کی تمام دیووں کو مار ڈالیں۔ ایک پری نے دوسری سے مخاطب ہو کر کہا، اور دوسری نے بھی اس کی تائید کی، اور پھر دونوں تیزی سے اڑتی ہوئی شاہی محل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو اس نے انہیں بلایا۔ ان دونوں نے رو رو کر اپنے شوہروں اور آنگلو بانگلو کے متعلق تمام حال بتلا دیا۔ بادشاہ ان کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کون سے آدم زاد اس کے ملک میں پہنچ گئے ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اس کی سرحدی محافظوں کو اس طرح آسانی سے مار ڈالا ہے۔ اس نے فوراً سپہ سالار کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوج کا ایک دستہ لے جا کر ان دونوں کو گرفتار کر کے فوراً اس کے حضور پیش کرے۔ سپہ سالار نے فوجی دیووں کا ایک دستہ اپنے ہمراہ لیا اور پھر دونوں پریوں سمیت وہ اس پہاڑی کی طرف چل کھڑا ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے جس جگہ وہ پریاں ان دونوں کو چھوڑ کر گئی تھیں، وہاں وہ موجود نہیں تھے۔ کہاں ہے وہ آدمزاد؟ سپہ سالار نے پریوں سے پوچھا۔ ہم تو انہیں یہیں چھوڑ کر گئی تھی، معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے، شاید ہمارے مکان میں نہ گھس گئے ہو، پریوں نے جواب دیا۔ چلو مکان میں بھی دیکھ لیتے، سپہ سالار نے کہا، اور پھر وہ سپاہیوں سمیت مکان میں داخل ہو گئے۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی تھے کہ انہیں کمرے سے نکلنے والی خوفناک آوازیں سنائی دی، اور وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔
आवाज़ें इतनी खौफनाक थी और ऐसे मालूम होता था जैसे बादल गरज रहे हों। ये आदमजात तो मालूम नहीं होते, ये तो कोई खौफनाक बलाएं हैं। देखो उनकी आवाज़ कितनी खौफनाक है। सिपा सलार ने खौफजीदा लहजे में कहा। सिपाहियों का दस्ता भी सहमा खड़ा था। उन्होंने भी ये सुन लिया था कि उन आदमजादों ने 2 दियों को कचूमर निकाल दिया है और अब खौफनाक आवाज़ें सुनकर वो और भी ज़्यादा सहम गए थे। ये आवाज़ें दरअसल बांगलू के खराटों की थी, जिन्होंने उन बहादुर दियों को खौफजीदा कर रखा था। फिर सिपा सलार ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। तलवार उसने हाथ में पकड़ रखी थी। कमरे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका। आवाज़ें अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। एक बार तो उसका जी चाहा कि वापस भाग जाए, मगर फिर उसने वापस भागना अपनी बेइज्जती समझी, क्योंकि सिपाही खड़े थे। वो उनके सामने कैसे बुज़दिली दिखाता। आखिर हिम्मत करके उसने दरवाजे के अंदर झांका। उसने देखा कि कमरे में 2 मसेरियाँ पड़ी थी और उन मसेरियों पर 2 अजीब व गरीब किस्म के आदमजात पड़े सो रहे थे। उनमें से एक इंतहाई लंबा और दुबला पतला था, मगर उसका सर जरूरत से ज़्यादा बड़ा था, और दूसरे का कद छोटा था, मगर उसका जिस्म बेहद मोटा था और सर तो बिल्कुल छोटा था। ये खौफनाक आवाज़ें उस छोटे सर वाले के मुंह से निकल रही थी और उसका सीना इस तरह ऊपर नीचे हो रहा था जैसे किसी लोहार की धूकनी चल रही हो। उन आदमजादों को सोए हुए देखकर उसकी कुछ हिम्मत बंधी और उसने मुड़कर पीछे खड़े हुए सिपाहियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और खुद कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो सब मसेरियों के गिर्द खड़े हो गए और उन्होंने अपनी खौफनाक तलवारें बुलंद कर ली, ताकि अगर ये आदमजात उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो उनका मुकाबला कर सके। फिर सालार ने बांगलू का कंधा जोर से हिलाया। कंधा हिलते ही बांगलू के खराटे बंद हो गए, मगर जागने के बजाय उसने फौरन करवट बदल ली और उसके मुंह से निकला, क्यों तंग कर रहे हो? जानते नहीं मेरा नाम बांगलू है, अभी कच्चा चबा जाऊंगा। सिपा सालार उसकी बात सुनकर और ज्यादा सहम गए। चंद लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, मगर फिर उसने हिम्मत करके उसे दोबारा झंझोड़ा था। जाहिर है एक जो जब किसी आदमी को झंझोड़े तो उसका तो हशर हो जाना चाहिए था, इसलिए बांगलू की भी आंख खुल गई। उसने जैसे ही आंख खोली तो खौफनाक दियों को तलवारें उठाए खड़े देखा। उसके मुंह से खौफ के मारे जोरदार चीख निकल गई। यह चीख इतनी जोरदार और अचानक थी कि सिपा सालार समेत तमाम देव बेख्तियार लड़खड़ाकर पीछे हट गए और बांगलू की चीख सुनकर आंगलू की भी आंख खुल गई। उसने भी जब देवों को देखा तो उसके मुंह से भी बेख्तियार चीख निकली। उसकी चीख बांगलू से भी ज्यादा खौफनाक थी। यह उसकी चीख का असर था कि अब सिपा सालार और देव हिम्मत हार बैठे और वो सब खौफजीदा होकर तेजी से कमरे से बाहर भाग गए। इधर आंगलू और बांगलू दोनों खौफ के मारे कांप रहे थे। फिर आंगलू तेजी से उठा और खौफ से कांपते हुए मसेरी के नीचे घुस गया। बांगलू ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसने भी उसकी पैरवी की और वो भी मसेरी के नीचे घुस गए। मसेरियों पर बिछी हुई चादरें जमीन तक लटकी हुई थी, इसलिए जब तक चादरें न उठाई जाती वो नजर नहीं आ सकते थे। मसेरियों के नीचे घुसे होने के बावजूद उन दोनों को खौफ के मारे बुरा हाल था। उन्हें मालूम था कि अभी जो अंदर आकर उन्हें पकड़ लेंगे और फिर यकीनन उन्हें खा जाएंगे। सिपा सालार और उसके साथ ही पहले तो खौफनाक चीखें सुनकर बाहर भाग गए थे, मगर बाहर आकर वो रुक गए। उन्होंने सोचा कि अगर वो खाली हाथ बादशाह के पास गए तो बादशाह उन्हें यकीनन मरवा डालेगा। चुनाचे उन्होंने एक बार फिर हिम्मत की और डरते डरते दोबारा कमरे में दाखिल हुए, मगर अंदर दाखिल होते ही उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मसेरियाँ खाली पड़ी थी और वो दोनों आदमजाद गायब थे। अरे ये कहाँ गायब हो गए? आखिर ये हैं क्या भला? अब क्या करें? अगर हम खाली हाथ गए तो बादशाह हमें कच्चा खा जाएगा। सिपा सालार ने अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, अपने बादशाह से कहो कि गोश्त पका कर खाया करे, कच्चा गोश्त खाने से पेट में दर्द हो जाता है। आंगनू से न रहा गया, वो बोल पड़ा। उसकी आवाज़ जैसे ही कमरे में गूंजी वो सब चकरा कर रह गए कि आदमजाद नजर तो नहीं आ रहे, मगर बोल रहे हैं, तुम कहाँ गायब हो गए हो? और अगर तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो खुदा के लिए सामने आ जाओ और हमारे साथ बादशाह सलामत के पास चलो। अगर हमें खाली हाथ जाना पड़ा तो बादशाह हमें मरवा डालेगा। सिपा सालार ने हिम्मत करके दरख्वास्त करते हुए कहा। जब आंगनू बांगनू ने सुना कि ये जो उन्हें मारने नहीं बल्कि बादशाह के पास ले जाने के लिए आए हैं, तो उन्हें फौरन ख्याल आया कि शायद बादशाह ने उन्हें हमारे इस्तकबाल के लिए भेजा हो, क्योंकि आखिर हम उसके दामाद बनने वाले हैं। ये सोचकर उन दोनों का खौफ दूर हो गया और फिर वो दोनों तेजी से मसेरियों के नीचे से निकल आए और अकड़ कर सिपा सालार से कहने लगे, चलो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बतलाया था कि तुम हमारे इस्तकबाल के लिए आए हो? इस्तकबाल? सिपा सालार ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे समझ ना आई हो कि ये उन्होंने क्या कहा है। हाँ हाँ, आखिर हम बादशाह के होने वाले दामाद हैं, वो हमारा इस्तकबाल नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आंगनू ने तकरीबन उसे डांटते हुए कहा और सिपा सालार कंधे उचका कर रह गए। उसने सोचा कि
فی الحال وہ انہیں بادشاہ تک تو لے جائے تاکہ اس کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے، بعد میں بادشاہ جانے اور یہ جانے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے جواب دیا، ہاں ہمیں بادشاہ نے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ چلو چلو، آنگلو اور بانگلو دونوں خوش ہو کر بولے، اور پھر دیوؤں کے ساتھ وہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ سپہ سالار کو بھیجنے کے باوجود بادشاہ کو چین نہ آیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے ملک پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ جن آدم زادوں نے اتنی آسانی سے دو سرحدی دیوؤں کا خاتمہ کر دیا، وہ نہ جانے کتنے طاقتور اور بہادر ہوں گے۔ وہ اپنے شاہی کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا، پھر اس نے تالی بجائی اور ایک پری فوراً اندر داخل ہو کر آداب بجلائے۔ فوراً دربار عام منعقد کرنے کا اعلان کرو، ہم آدم زادوں سے دربار عام میں ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کنیز پری کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور کنیز پری آداب بجلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے فوراً ملکہ شہزادی، وزیر اعظم اور سب کو دربار عام کی اطلاع دے دی، اور پھر بادشاہ کے حکم پر سب دیوؤں اور پریاں شاہی محل کے باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہونے لگے۔ ایک طرف دو خوبصورت کرسیاں رکھ دی گئی اور درمیان میں بادشاہ کا تخت بچھا دیا گیا۔ تمام امراء اور وزراء وہاں اکٹھے ہو گئے۔ پھر ملکہ اور شہزادی بھی ان کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے بھی تخت سنبھال لیا۔ ابھی تک سپہ سالار ان آدم زادوں کو لے کر واپس نہیں لوٹا تھا۔ بادشاہ نے ان آدم زادوں کے متعلق تمام دربار کو بتلا دیا، اور بادشاہ کی بات سن کر درباری بھی تصور میں ان آدم زادوں سے مروب ہو گئے۔ وہ سب بڑے اشتیاق سے ان آدم زادوں کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ان خطرناک آدم زادوں نے سپہ سالار اور اس کے دستے کا بھی وہی حشر نہ کیا ہو جو مشنگ اور جام دیو کا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو ان کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتا، اچانک دور سے انہیں سپہ سالار اور دیوؤں کا دستہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سب بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگے۔ جب وہ قریب آئے تو ان سب نے دیکھا کہ دستے کے آگے آگے دو عجیب و غریب قسم کے آدمزاد بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوستو، بادشاہ نے آنگلو بانگلو کے ساتھ کیا کیا اور آنگلو بانگلو نے سپاہیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ فی الحال ہم اس کہانی کو ادھر ہی روکتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے۔ ملتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔